नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। एक सवाल पूरे देश और प्रदेश की जनता के सामने है और जो सरकार से और अपने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और जो छात्र हैं उनके मन में एक सवाल है कि आखिर 12th में जो जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस तरीके से जनरल प्रमोशन दिया गया है, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। क्या उनको 90% जो वो मेहनत कर रहे थे और 95% आ जाते, लेकिन उनको अब क्या होगा अगर 80% आता है और वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो दूसरे किसी सर्विस में जाना चाहते हैं, तो क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा। इसी मुद्दे पर साधना की ये कोशिश है कि आम आदमी के सवाल का जवाब बुद्धिजीवियों से कम जनता तक पहुंचा सकें और कोशिश कर सकें कि उनका जो संशय है वो दूर हो सके। क्योंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है, सरकार कमेटी भी बना रही है, उसने 3 साल का क्राइटेरिया भी बनाया है कि पहले, दूसरे, तीसरे 3 साल का रिजल्ट देखेंगे। लेकिन कई बार 9th में बच्चा कम मेहनत करता है, 10th में अच्छी मेहनत कर लेता है, 11th में कम मेहनत करता है, 12th में अच्छी मेहनत कर लेता है, तो उससे क्या उसका भविष्य प्रभावित होगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गणमान्य पैनल है जिसमें हमने बुद्धिजीवी, हर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है, उनका परिचय कराते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इसमें फीस नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अरुण पांडे जी हैं, कुलपति मानसरोवर विश्वविद्यालय, हम उनका स्वागत करते हैं। हम जबलपुर से डॉक्टर नीलेश पांडे जो हितकारिणी महिला महाविद्यालय है उसके प्रिंसिपल हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और अक्षत इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल BS जॉब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर नीलेश पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। और डॉक्टर BS जॉब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा में जो हमारी कोशिश है कि जो छात्र हैं, पूरे देश के छात्र, प्रदेश के छात्र, जिनके मन में संशय है कि हमारा क्या होगा, हम कितने प्रतिशत लाएंगे, और ये जो नया क्राइटेरिया बनाया है जनरल प्रमोशन से कहा जाता है, कुछ जुमले चल रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये डॉक्टर, जो नया डॉक्टर आया है, आने वाले समय में कहा जाएगा कि ये COVID-21 का पास आउट है, इसलिए वो उसका इतना ऐसा प्रदर्शन है। तो इस पर क्या स्थिति बनेगी। बहुत सारे जोक्स हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चल रहे हैं, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी हैं, हम सबसे पहले उनके पास आना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से कोविड में 2 साल से प्रभावित हो रहे हैं, 2 साल से लोगों को बहुत परेशानी, क्लासेज नहीं लग रही हैं, सरकार भी बीच का कोई ना कोई रास्ता, मजबूरी है, बच्चों को बैठाला नहीं जा सकता, परीक्षा दिलवाएं तो उनके जान का खतरा है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि परीक्षा नहीं होगी, पहले 3 सालों का 12th में आया है, 3 सालों का क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे और उसके बाद उसका परिणाम निर्धारित करेंगे। क्या लगता है कि इससे बच्चे का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले हम इसको सोचें कि आखिर परीक्षा होती क्यों। परीक्षा लेने का उद्देश्य केवल ये है कि बच्चे ने पूरे सत्र में जो ज्ञान अर्जित किया है उसका हम मूल्यांकन कर सकें। और आप किसी भी प्रकार की परीक्षा प्रणाली अपना लीजिए, उसके ज्ञान को नापना 100% सही रूप से कभी भी संभव नहीं होगा, आप चाहे कोई सी भी परीक्षा प्रणाली अपना लें। जहाँ तक मार्कशीट का सवाल है, तो वो उसके अर्जित ज्ञान का गणितीय रूपांतरण है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए है। तो ये कहना कि इससे भविष्य खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। परीक्षा कराना संभव नहीं था, इस तरह की स्थितियाँ थी, इसलिए इसका विकल्प ढूंढना था। कई तरह के विकल्प सोचे गए थे। एक, पहले लोगों ने ये कहा कि परीक्षा बिल्कुल कराई ना जाए और सीधे जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। तो जनरल प्रमोशन देने से ये होता कि सभी के 1 से अंक हो जाते और किसने क्या ज्ञान प्राप्त किया, कितना अध्ययन किया, वो नहीं हो पाता। इसलिए कोई ना कोई तरीका निकालना जरूरी था और मुझे लगता है कि बहुत वैज्ञानिक ढंग से, बड़े विचार विमर्श के बाद फॉर्मूला बना है और उस तरीके से मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये एक संशय लोगों में, आपने जो बताया कि एक बार स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जनरल प्रमोशन दिया था और बाद में बहुत सारी समस्याएं आई थी, बच्चों की नींव कमजोर हो जाती है। आपने कहा कि क्राइटेरिया बनाया गया है, तो क्या ये 3 साल का जो परफॉर्मेंस है, इस क्राइटेरिया के बाद बच्चा जब जाएगा, कोई 80% लाएगा, कोई 90% लाएगा, कोई 60% लेके आएगा, उसके हिसाब से, तो क्या आपको लगता है कि जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में अगर बहुत अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा था, जो कंटिन्यू लगातार मेहनत करता है, उसका प्रभावित हुआ होगा भविष्य से? देखिए,
12वीं की परीक्षा के अंकों के आधार पर किसी भी उच्च शिक्षा के जो मेडिकल इंजीनियरिंग के संस्थान है उसमें तो प्रवेश मिलता नहीं है जी। इसलिए ये कहना कि जनरल प्रमोशन के कारण ऐसा डॉक्टर बनेगा ये बुनियादी रूप से गलत है। जी। अगर मेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो अपने आप टेस्ट के रिजल्ट और मेरिट के आधार पर प्रवेश देते हैं। जी। आईआईटी में अगर प्रवेश मिलता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वो भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर है। जी। यहाँ तक कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी एडमिशन का टेस्ट होता है, चाहे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जी। या एनटीए द्वारा लिया जाए। जी। मैनेजमेंट में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट हो रहा है जी। 5 ईयर्स एमबीए जो जाते हैं। इसलिए ये कहना कि बिना मेरिट के प्रवेश हो जाएगा और खराब करियर वाले लोग आएंगे ये बुनियादी रूप से गलत है। जी। केवल जो स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें प्रवेश के लिए हमको इसके मेरिट अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी। और ये सही है कि इस प्रकार का प्रमोशन देने से जी। जो पास परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। जी। हाई स्कूल का रिजल्ट यदि 80% आता है तो ये मान लीजिए कि 12वीं का रिजल्ट भी 75-80% ही आता है। जी। और अच्छा स्टूडेंट जिसने हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाया है बोर्ड की परीक्षा में, उसमें अगर आप एवरेज निकालें जी। तो 2-3% से ज़्यादा का प्लस माइनस नहीं होता है। जी। तो अगर 10वीं की परीक्षा को आधार बना के उसका वेटेज दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो सही है। जी। जब पुराने समय में एक बार बिना परीक्षा के पास किया गया था वो किसी एक कक्षा में नहीं बल्कि इन जनरल प्रमोशन सबको हो गया था। जी। आपको ध्यान होगा कि एक बार ये नीति आई कि 5वीं तक कोई परीक्षा नहीं होगी या बल्कि 8वीं तक नहीं होगी। जी। ऐसी स्थिति में ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, मैं क्यों ज्ञान अर्जित करूं। न केवल बच्चा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में गार्जियन भी कहते हैं कि उसको इतना जोर मत दीजिए, उसको पास तो होना ही है। जी। लेकिन वो स्थिति इस बार नहीं है। इस बार बच्चा इस मानसिकता में था कि वो परीक्षा देगा, अच्छे अंक लाएगा। सब बच्चों ने मेहनत भी करी है। जी। ये बात ठीक है कि ट्रेडिशनल जो पढ़ाई होती थी वो न होके ऑनलाइन हुई है। जी। लेकिन बच्चों ने मेहनत करी है और अर्जित ज्ञान जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जी। भले ही वो मार्कशीट में परिलक्षित हो या न हो। जी। ये भी सही है कि केवल बहुत मेहनत के बाद भी कई बार बच्चा अच्छे अंक नहीं ला पाता है। जी। और ये भी सही है कि किसी ने बहुत कम पढ़ा हो और लकीली उसका पढ़ा हुआ आ जाए तो उसके अंक अच्छे भी आ जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए 100% ये कहना कि मार्कशीट उसके ज्ञान के स्तर को प्रतिबिंबित करती है ये सही नहीं है। जी। और फॉर्मूले के आधार पर जब मूल्यांकन होगा तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, ऐसा मेरी धारणा है। जी। चलिए मैं आपके पास फिर से आऊँगा। मैं डॉक्टर नीलेश पांडे जी, जबलपुर में हैं आप एक महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आपको लगता है कि 12th में इस बार जैसा सर बता रहे हैं सारे 100% रिजल्ट आएगा, सारे पास हो जाएंगे? आप पहले जब छात्राओं को एडमिशन देते थे तो क्राइटेरिया बनाते थे कि अगर आपका इसमें इतना परसेंट है तो आपको एडमिशन साइंस में मिल जाएगा, इसमें अगर आप इतना परसेंट है तो आपको मैथ मिल जाएगी, इसमें आपको इतना, तो कैसे दे पाएंगे? कुछ डिसाइड किया है आप लोगों ने? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्रवेश होते हैं उसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम शासन द्वारा नहीं लिया जाता। जी। जो भी पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं वो भी में जो यूटीडी उनका डिपार्टमेंट है, शैक्षणिक विभाग, उसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। जी। लेकिन महाविद्यालयों के लिए कोई भी परीक्षा आयोजित, प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। जी। अब अगर जनरल प्रमोशन टाइप का कुछ अरेंजमेंट शासन द्वारा किया जा रहा है जी। और सारे लोग पास हो जाएंगे तब बच्चे सबके परसेंटेज पॉइंट में अगर अंतर होगा तो प्रवेश में तो समस्या आएगी जी। क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर अभी भी मेरिट बेसिस पे ऑनलाइन सिस्टम का एडमिशन होता है जी। तो परीक्षा आयोजित ना की जाए इसके तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए जी। क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कई ऐसी दूसरे स्टेट हैं और 12th के बाद जो बच्चे बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं जी। तो क्या इंडिया के बाहर उनको इस परीक्षा के उसमें एडमिशन मिल पाएगा? ये परीक्षा के आधार पर उनको एडमिशन मिल पाएगा? ये भी शासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए जी। रही बात 10वीं 11वीं के आधार पर 12वीं का परफॉर्मेंस, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए क्या 8वीं 9वीं को आधार माना जाएगा जी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है अधिकतर मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 10वीं क्लास के अंकों के आधार पर 11th 12th में उसको सब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए विद्यालय द्वारा किया जाता है या उनके माता पिता 10वीं के अंकों के आधार पर 11वीं 12वीं में उसको सब्जेक्ट दिलाते हैं जी।
20-25% बच्चे ही ऐसे हैं जिनका ध्येय पहले से निश्चित है, जी। तो वो उस संकाय में प्रवेश लेते हैं। जी। अब 10वीं में हो सकता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, जैसे अभी कानेरी जी ने बताया जी। कि 10वीं के बाद बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि 10वीं 11वीं और 12वीं में अच्छे परसेंटेज लाते हैं। थ्रू आउट अगर एक सा बच्चा है तो वो थ्रू आउट 10th से ही पता चल जाता है। जी। लेकिन जो 10-20% भी हैं, जी। हो सकता है कि 10th में सारे सब्जेक्ट थे, हमारे पास मैथ्स भी था, सोशल साइंस भी था, साइंस भी था। जी। 11th में वो अपने मनमाफिक कॉमर्स भी लेता है, बायो साइंस लेता है, साइंस लेता है, मैथमेटिक्स लेता है। जी। तो हो सकता है उसका आर्ट्स में परफॉर्मेंस ना हो लेकिन साइंस में हो, ये भी हो सकता है साइंस में परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन आर्ट्स में हो। जी। तो 10वीं तक को आधार बनाना इसमें पक्ष में नहीं हूँ। जी। जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने परीक्षा आयोजित करने का जो विकल्प दिया है जी। कि चाहे वो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हो, प्रथम वर्ष के हो या द्वितीय वर्ष के हो, ओपन बुक एग्जाम का एक उन्होंने विकल्प निकाला है। जी। साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है इस पर, लेकिन ओपन बुक भी एक विकल्प आज है कि घर से बच्चे लिख रहे हैं, उनको 5 दिन का टाइम है, तो ओपन बुक में ठीक है नकल करके या जैसे भी करके लिख रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम 9 प्रश्न पत्र 11 प्रश्न पत्र लिखना तो है। जी। वो लिख के एक तय समय में महाविद्यालय से जमा कर रहे हैं। जी। महाविद्यालय उन कॉपियों को संग्रहित करके संबंधित विश्वविद्यालय में भेज रहा है, वहां से उनका मूल्यांकन होगा और फिर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो एक परीक्षा तो हुई, भले उसका नाम ओपन बुक है, उसकी पद्धति चेंज हुई, लेकिन परीक्षा तो हुई। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि परीक्षाएं होना चाहिए। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास में 10.5 लाख विद्यार्थी हैं और 12वीं क्लास में करीब 7.5 लाख विद्यार्थी हैं। ऐसे ही सीबीएसई की बात करें तो 12वीं क्लास में 1,40,00,000 विद्यार्थी इस बार 12वीं क्लास में। इतने सारे विद्यार्थियों का जो 12वीं क्लास है विशेषकर वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। 12वीं क्लास में बाद ही डिसाइड होता है कि वो मेडिकल में जा रहा है या इंजीनियरिंग में जा रहा है या फिर वो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आईआईटी और मेडिकल के लिए तो एंट्रेंस है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर पीईटी परीक्षा अब नहीं होती। इंजीनियरिंग में 2 टाइप से एडमिशन होते हैं, एक तो आईआईटी के बेस पे होता है, तो आईआईटी के लिए होता है, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, और 12th के मेरिट के बेस पे भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। पैरेलल काउंसलिंग दोनों की चलती है। तो अगर सारे बच्चों के 1 से परसेंटेज आ जाएंगे तो जो अच्छी ब्रांचेस है उसमें भी सभी को 1 सा एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग कॉलेजों को, मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों को खास कर जाएगी और उच्च शिक्षा विभाग को तो जाएगी, जहाँ पर 12th के बेस पे मेरिट के बेस पे एडमिशन हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज, आप महाकौशल क्षेत्र में मैथ के बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और आप पूरे रीवा से लेके और छिंदवाड़ा पूरे उस महाकौशल में लेक्चर देने जाते हैं। क्या मैथ में जैसे 12th में अभी सारे बच्चे आपने जितने आंकड़े बताए सब एक साथ पास हो जाएंगे, तो आपके यहाँ जो कन्याएं आएंगी, आपके यहाँ जो छात्राएं आएंगी, उसको आप अगर मैथ में रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप कैसे तय कर पाएंगे कि ये मैथ के लायक है या नहीं है? ये अधिकार भाई साहब हम लोगों को शासन ने नहीं दे रखा है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वो मेरिट कॉलेज वाइज बनती है। कॉलेज के प्रिंसिपल को ये पावर नहीं है कि वो किसको एडमिशन दे, किसको एडमिशन नहीं दे। ये सारा पावर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को है और वो भी ऑनलाइन एडमिशन है। उसके अगर अंक होंगे उसके आधार पर उस कॉलेज में अगर वैकेंसी होगी तो उसको वो सीट मिल जाएगी। और काउंसलिंग भी 3-4 चरणों में चलती रहती है। कई बार किसी को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, फिर वो सेकेंड राउंड में ट्राई करता है तो पहले वाले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करा के फिर फर्स्ट में चला जाता है। तो वो हम लोगों के पास पावर नहीं है एडमिशन देने का, ऑनलाइन सुविधा है वो। जी चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, पांडे जी बने रहिए साथ में। मैं डॉक्टर अरुण पांडे मानसरोवर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, मैं उनके पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि जैसा आंकड़ा अभी डॉक्टर पांडे जी ने बताया, वो उस आंकड़े के आधार पे इतने सारे एक साथ बच्चे आ जाएंगे और सबको कॉलेज में जाना है, तो इस बार क्या सीटों की समस्या खड़ी होगी? क्योंकि सारे पास हो रहे हैं, जितने बताए हैं वो सारे 12th से निकल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। शिशिर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीबीएसई ने फार्मूला निकाला है 30-30-40 का, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है और उस आधार पर जो भी विद्यार्थी उन्होंने 10th में जो मार्क्स पाए, 11th में पाए और 12th में पाए, उसको जोड़ करके उनका रिजल्ट तैयार होगा। ये जो फार्मूला है, इससे एक तरफ तो कुछ विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हैं
कि उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वे विद्यार्थी जो बहुत मेधावी हैं और जो ये सोचते थे कि मुझे बहुत हाई परसेंटेज मार्क्स आएंगे 12th के एग्ज़ाम में, वो थोड़े कहीं ना कहीं आशंकित भी हैं। लेकिन सरकार ने उसका एक विकल्प भी रखा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने मार्क्स से, जो ये 30-30-40 का फार्मूला है, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में फिजिकल प्रेजेंस के साथ आप अपने स्कूल में अप्लाई करें और वहाँ से आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप आगे बढ़ कर के आप एग्ज़ाम दें और अपने रिजल्ट को अच्छा करें। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो ये फार्मूला बना है उससे कहाँ तक परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्यों इस तरह से ये समस्या आई। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना का ये पेंडेमिक काल था और उसमें ये संभव नहीं था कि परीक्षा कराई जा सके, तो बच्चों के हित में ही ये निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर विद्यार्थियों को पहले से ही उनका टीकाकरण कर दिया जाता तो निश्चित रूप से एक आगे चल करके या समय के अनुसार परीक्षाएं कराई जा सकती थी, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। तो ये तो देखा गया है कि जो बच्चे 10th में रहते हैं वो अब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी वो सीरियसली पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब वो 11th में आते हैं तो थोड़े वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनके मन में ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ, या बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो IIT का या मेडिकल का इस परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं 11th में ही, तो उनका ध्यान पढ़ाई और एग्ज़ाम की तरफ, जो कोर्स वर्क है उस तरफ थोड़ा कम हो जाता है। और निश्चित रूप से उस तरह के विद्यार्थियों को हो सकता है कम मार्क्स 11th में मिले हों, और यही उनके मन में आशंका है। जब से ये 30-30-40 का फार्मूला आया है तब से सभी विद्यार्थी अपने 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और 12th में जो भी उन्होंने प्री बोर्ड दिया है या टेस्ट किया है या जो भी जिस तरह का एग्ज़ाम भी क्लास में हुआ है उसको जोड़कर वो स्वयं अपनी मार्कशीट बना रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है कि उस तरह के विद्यार्थी थोड़ा उनको ये डर है कि कहीं हमारे मार्क्स कम ना हो जाएं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो विद्यार्थी 10th में अच्छा नहीं कर पाता है, 11th के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करता है, लेकिन 12th में बहुत अच्छा करता है, तो वो उन्हें हम कहते हैं लेट ब्लूमर्स, कि वो देर से उनके अंदर ये भावना आती है कि 12th के एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि यही मार्कशीट हर जगह उनको काम आती है। चाहे उन्हें कहीं एडमिशन लेना हो, चाहे उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना हो, और चाहे वो इवन जब वो इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो उनसे 12th के मार्क्स के बारे में ही पूछा जाता है, और उनका एडमिशन भी उसी आधार पर कई जगह जहाँ पर कि मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है उसी पर होता है। तो ये निश्चित रूप से उनके मन में ये शंका है कि अगर इस तरह की के मार्क्स उनके अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। कई बार ये देखा गया कि टीचर्स ने भी ये रिकमेंड किया, पिछले दिनों इस तरह की रिकमेंडेशन आई कि टीचर्स ही स्टूडेंट्स को अपने क्लास के रिकमेंड करें, जो भी उन्हें लगता है कि कौन कितना मार्क्स पाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। कई बार उसमें समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, तो ये तो संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम का इस बार खास तौर से कोरोना के पेंडेमिक काल में जिस तरह का CBSE का एक फार्मूला निकला है वो निश्चित रूप से सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, हम ऐसा मानते हैं। और खुशी तो निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स को होगी जो परीक्षा से थोड़ा घबराते भी हैं। कोई ऐसा नहीं है, चाहे हम हों या कोई छात्र भी हो, जब भी परीक्षा की बात आती है तो वो निश्चित रूप से सबके मन में एक घबराहट होती है, और अगर स्वतः पास हो जाते हैं इस तरह के फार्मूले से तो ठीक है, उन्हें जो भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव इस मामले में है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं वो मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन न ले करके एंट्रेंस कराएं, क्योंकि उसी से वो मेरिट को जज कर सकेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत अच्छा सुझाव है आपका पांडे जी। हम फिर आएंगे आपके पास।
हमारे साथ अक्षत इंटरनेशनल स्कूल के उज्जैन से प्रिंसिपल बीएस जॉब साहब, आपका स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका साधना न्यूज पे स्वागत है। आपने अभी माननीय डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी की बात सुनी, डॉक्टर अरुण पांडे जी की और डॉक्टर नीलेश पांडे जी की। एक महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आप एक यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और सर फीस आयोग के और कई यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति के पद पर रह चुके हैं। आपका अपना अनुभव है, आपको क्या लगता है कि बच्चे को जिस तरीके से जो क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है? क्योंकि कुछ को तो पेंडेमिक में फ़ायदा हो गया। मैंने ये देखा है कि कई बार 10th में घिसटते पिसटते पास हो जाते हैं, 11th उनने का जनरल है, चलो पास हो गए, 12th में असली परीक्षा होती है, लेकिन 12th में अगर पास हो गए हैं तो अब सीधे कॉलेज में पहुंच जाएंगे और कॉलेज में क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति, लेकिन एक लोड बढ़ेगा। आप इसको क्या मानते हैं, इसमें आपका क्या सुझाव है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसे सर नमस्कार सारे प्रशिष्ट प्रिंसिपल्स को। मेरा ये कहना है कि जो तरीका सीबीएसई ने अब निकाला है बच्चों की पढ़ाई को लेकर और उनके मूल्यांकन को लेकर, वो फिलहाल अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इट इज समवॉट बेटर। स्टूडेंट्स विल बी मच मोर ready for paying attention in their studies right from class 9 onwards. Pandemic situation, yeah, it is a very serious situation. Everybody are facing it. But studies should take place. That studies should be either online or offline. Everybody should pay attention. Initially, students used to be more serious in their studies when they come to class 10 or class 12. But the students who are studying right from beginning, they are very serious in their studies right from class 9 onwards. They have their goal, what they want to become. As per the CBSE's criteria of this marking scheme, there will be some students, those who are very good in their studies, some percentage might be a bit less, not too much difference, but a 2 or 3% less. But if they want to improve their percentage, CBSE is providing a criteria where they can give the re-exam online and they can score the best percentage. So keeping the criteria of 30, 30, 40 from the class 10, 30%, 11th 30% and 12th 40%, it gives the perfect marking of the child, his overall development, his overall studies, his overall performance. That will never change too much. That is my view. नहीं जॉब साहब, एक चीज और बताइएगा मिस्टर जॉब की क्या 10th और 11th के बाद 12th में अभी कहाँ परसेंटेज आया है? 12th में तो आज बच्चा पढ़ रहा था, अगर 33% आया है, पहले 33%, उसके बाद 33% आया और अब 40% कर दिया जाता है, तो ये एक क्राइटेरिया से जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो आपके टॉप करते हुए चले आ रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? Sir, there will be slight problem in the merit holder. So for them, they are given one more criteria. They can give a re-exam if they feel the percentage is very low. CBSE is giving that kind of an option that such kind of students can always give a re-exam and they can score the best percentage. आपको क्या लगता है मिस्टर जॉब की अभी डॉक्टर नीलेश पांडे जी ने और डॉक्टर अरुण पांडे जी ने जो सुझाव दिया था कि इसमें एग्जाम जो एक टेंटेटिव एग्जाम हो जाता, जिससे उनका दूसरा तरीका भी, चूंकि ये माननीय उच्च न्यायालय ने तय किया है और सीबीएसई ने डिसाइड किया है, लेकिन एक रास्ता निकाला जा सकता था कि वैक्सीनेशन करवा के और एक प्रारंभिक परीक्षा हो जाती कम से कम, क्योंकि अब तो सब कुछ खुला हुआ है। Yes sir, I do agree with that sir. I do agree with all the respective diet members, but till now vaccination is totally not completed. Parents are also very much in the tense position to send their children to the school. The schools will have to create that kind of an atmosphere for giving total protection for the students. So in such situation, conducting an exam offline, I feel it is not so safe. इसमें क्या मिस्टर जॉब, क्या ये तय नहीं हो सकता था जैसा छोटे बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन करा दिए गए, और अगर इस तरीके का ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता
कि आपको कुछ इतने जवाब देना है और अगर ये आपने जवाब दे दिए तो आप इतने परसेंटेज के पात्रता होगी। जैसा डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी जो आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बात अभी कही थी कि ये निर्णय किसी के खिलाफ नहीं है, ये निर्णय भविष्य में, चूंकि हर जितने भी प्रवेश होते हैं उसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे एमबीबीएस के लिए कर लिया जाए, इंजीनियरिंग के लिए कर लिया जाए, एमबीए के लिए कर लिया जाए या बाहर के। मेरे एक दो ऐसे मित्र हैं जो अपने बच्चे को सिंगापुर या इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज रहे थे, रसिया भेज रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां तो 95% से कम पे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो अपनी मेहनत से 95 ला सकते थे, उनका कैरियर प्रभावित होगा क्या इससे? Sir, yeah, to some extent, I do agree with that, that there will be some problem for the top holders, merit holders. But again, I told you that they can go and give the re-exam. Conducting of a re-exam online is that the criteria of preparing the paper. Whenever a question paper is prepared, it is been taken into account the level of the children, right? The toppers also, as well as the lower grading also. On that basis, the paper is made. So if you are making an online paper, which is something kind of an objective kind of paper, even that cannot analyze the credibility of the children. So it is always better to, in this pandemic situation, the CBSE board has taken the decision of conducting this kind of 30, 30, 40 criteria. I feel that is much more safe and better for the child. If any child wants to give the best, he can always give a re-exam, and that CBSE will provide that kind of facility for the child. जी, मिस्टर जॉब, क्या ये आपको लगता है कि आने वाले 5-6 सालों बाद आप और हम ये चर्चा नहीं कर रहे होंगे, इसमें कुछ अगर गलतियां होती हैं कि ये 21 पेंडेमिक की फसल है, ये कोविड-19 के डॉक्टर हैं, कोविड-19 के इंजीनियर हैं, ऐसी बात आएगी क्या? Please don't give them a batch number. जी, they are our children. जी, and we should accept our children however it is. Please don't give them a batch number of pandemic or COVID-19. yes, जी, We all the education system is working for the betterment of the child. Every parent is supporting us. So why we give them a batch number? जी, It is my request. Such a batch number should not be given to our children. जी, बिल्कुल। मैं फिर से आऊंगा, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे लगभग 3.5 करोड़ दर्शक जो साधना को अभी देख रहे हैं, अगर आपसे मिस्टर बीएस जॉब, अगर आपसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी भी अगर आती हो, हमारा हिंदी न्यूज चैनल है, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ चीज़ें हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकें आप। मैं प्रोफेसर रविंद्र कान्हेरे जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने अभी मिस्टर जॉब की बात सुनी, डॉक्टर अरुण पांडे जी की बात सुनी, डॉक्टर नीलेश पांडे जी की बात सुनी। इसका आने वाले समय में आपने कहा कि इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की जो कोशिश है, सरकार इन विषम परिस्थितियों में, इस पेंडेमिक में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती थी और सारे मूर्धन्य विद्वानों ने तय किया है कि ऐसा करना है। तो आपको लगता है कि एकदम से 12th की सारी क्लासेस 100% खाली हो जाएंगी और सारे के सारे कॉलेज में एडमिशन चाहेंगे, महाविद्यालय में, जैसा नीलेश पांडे जी चूंकि महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, या कुलपति जी हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी, ये मानसरोवर निजी विश्वविद्यालय के, तो इनके यहाँ एकदम से प्रेशर पड़ेगा, तो इनको क्या क्राइटेरिया बनाना चाहिए सर? जब भी प्रवेश की बात आती है तो सीट लिमिटेड हैं जी, और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो जिस समय इस पे विचार हो रहा था तो 2-3 तरह के विकल्पों पे बहुत विचार विमर्श हुआ। अधिकतर लोगों का पहले यह था कि बिना परीक्षा के जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, इसको आउटराइट रिजेक्ट किया गया। दूसरा ये था कि जैसा अभी चर्चा में भी आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा ली जाए। ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो आज की तारीख में एक बैठक में 40,000 से ज़्यादा बच्चों की परीक्षा हम लोग एट ए टाइम नहीं करा सकते, जबकि बोर्ड में परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में है। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होता है उससे भी मेरिट 100 तक पहुंच ही जाती है। अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देखें, जब वो परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे 100% पर ही मेरिट ख़त्म हो जाती है, तो भी उनको प्रवेश के लिए कोई क्राइटेरिया बनाना ही पड़ता है।
अगर सभी के 100 नंबर हो, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे 100 नंबर नहीं आएंगे, निश्चित रहें। जब 40-30 वाला जो रेशो है कैलकुलेट होगा, तो आप कितना भी बार अध्ययन करें, आप देखेंगे कि मेरिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मैंने बोर्ड के कुछ कंपैरिजन पहले देखे हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों के, तो जिनके हाईएस्ट परसेंटेज है उनके परसेंटेज में 1 to 2% फ्लक्चुएशन होता है, और जो बहुत कमज़ोर बच्चा है अगर वो बहुत मेहनत करता है तो 5 से 7% बढ़ जाता है। तो इस फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन से ये बात ज़रूर आएगी कि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए हमारे पास ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी पहुँचेंगे। तो कुछ तो सरकार हमेशा ये कहती है कि यदि आपके पास संसाधन है तो आप 10% सीट बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट में है, हर स्टेट में है, और सेंटर में भी यूनिवर्सिटी है। अगर इग्नू में हम ये देखते हैं कि लाखों की संख्या में बच्चे वहाँ प्रवेश लेते हैं और 2 बार परीक्षा होती है, और उनकी जो डिग्री है वो भी एट पार है। ठीक इसी प्रकार ओपन यूनिवर्सिटी किसी भी राज्य की हो, उससे परीक्षा देके और अगर कोई ग्रेजुएशन करता है या पीजी करता है तो उसको नौकरी की उतनी ही संभावना है, वो कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं हो जाता है। उनका पास का रेशो भी उतना ही है जितना हमारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में लगभग 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी खुल चुकी हैं, और इनमें भी बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। एक चर्चा में बात आई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश में दिक्कत आएगी। मेरा ये आकलन है कि इंजीनियरिंग में 40% सीट पिछली साल खाली रह गई थी। तो अगर 40% सीट पिछली बार खाली थी तो हमारे मेरिट से प्रवेश देने के बाद ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी कि जो मेरिट में उच्च अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन ना मिले। जहाँ तक मेडिकल की बात थी तो स्टेट कोटे का जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल की एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, न कि 12वीं की मेरिट के ऊपर होता है, इसलिए वो प्रश्न नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो हमारे ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारी जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं, वहाँ ही केवल ये प्रवेश की समस्या आएगी। तो 10% सीट बढ़ाकर और दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी की ओर उनको भेजकर हम प्रवेश की समस्या को हल कर सकते हैं। कुछ एक बात ये उठाई कि विदेश में क्या होगा, तो यूरोप के देशों में अगर जाना हो तो आज भी वहाँ पर जैसा हमारे यहाँ हो रहा है वैसा ही वहाँ पर है, और सीट खाली हैं। ये समस्या बिल्कुल नहीं है। अच्छे विद्यार्थी को एक तो क्या है उसकी पेइंग कैपेसिटी होना चाहिए, दूसरा उसका मीडियम उस प्रकार से होना चाहिए। तो अगर बच्चे में ये क्षमता है तो उसको विदेश में अध्ययन करने में कोई असुविधा नहीं है। हालांकि हम देखें कि प्रदेश से कितने बच्चे हैं जो विदेश जाते हैं, बहुत कम संख्या होगी। तो अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रोल को देखें, अपने परंपरागत विश्वविद्यालयों को देखें, तो और 10% सीट अगर हम कॉलेजेस में बढ़ा देते हैं तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को प्रवेश लेना चाहिए उनको प्रवेश की व्यवस्था हो जाएगी, और जो प्रवेश से वंचित रहेंगे उनको ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम में भेजा जा सकता है। इससे किसी को ये कहने का मौका नहीं रहेगा कि मुझे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया। एक प्रश्न आपने कहा था कि क्या हम 5 साल बाद 10 साल बाद ये कहेंगे कि ये कोविड के समय के इंजीनियर या डॉक्टर हैं। हमें ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखें कि 12वीं में किसी का बहुत हाई परसेंट है, किसी का बहुत कम है, लेकिन पीएमटी में वो सेलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार से मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में रेंज बहुत रहती है। सामान्य का विद्यार्थी भी है, अनुसूचित जाति का भी है, अनुसूचित जनजाति का भी है, लेकिन जब वो एमबीबीएस करके निकलता है या इंजीनियरिंग करके निकलता है तो उनकी तो एक ही परीक्षा होती है, और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके यदि वो डॉक्टर बना है तो उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं है। प्रवेश भले ही उसको कम अंकों पे मिला हो, लेकिन अंततः वो एमबीबीएस की या इंजीनियरिंग की परीक्षा को पास करने के बाद ही डिग्री प्राप्त करता है। तो 5 साल बाद या 10 साल बाद भी हमें ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि ये जो डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये कोविड के समय के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरी दृढ़ मान्यता है इस बारे में। एक और सवाल डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर बच्चों को प्रवेश परीक्षा देते हैं, क्योंकि घर का एक, जैसा अभी डॉक्टर अरुण पांडे जी ने भी इस सवाल को आगे बढ़ाया था कि बच्चों घर में मानसिकता ये आ जाती है कि अरे ठीक है ऐसा हो गया, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। तो क्या ये जो परंपरा सी बन गई है, बच्चों में जो एक प्रैक्टिस सी हो गई है
कि अब बिना पढ़े 2 साल हो गया है, बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो ये जो बीच का वो आया है, ये आगे आके बच्चों को समस्या पैदा कर सकता है क्या? क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई बच्चों की। देखिए, ये बड़ी असामान्य स्थिति है जी। अब यदि हम इस समय परीक्षा आयोजित करते तो हमारे सामने चुनौतियां थी, स्वास्थ्य के साथ समझौता करना पड़ता जी। और माता पिता भी चिंतित हैं, बच्चों को भेजना नहीं चाहते जी। दूसरी बात यह है कि अगर हम ट्रेडिशनल विधि से परीक्षा कराते तो लाखों कापियां एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, इतने शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन होगा, तो कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते थे। जहाँ तक ये बात आई कि वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो वैक्सीन अब उपलब्ध है, करा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को 100% वैक्सीनेशन में समय लगता है। जी। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि आज वैक्सीन लगाई और कल एंटीबॉडी बन जाएगी, उसमें भी 15 दिन का समय लगता है। ये भी स्थिति है कि 2 डोज के बाद एंटीबॉडी पूरी तरह विकसित हो रहे हैं और बहुत रेयरली ऐसे केस भी आए हैं कि दोनों डोज लेने के बाद भी लोग बीमार पड़े हैं। तो ये बड़ी असामान्य स्थिति है और असामान्य स्थितियों में असामान्य निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय व्यापक हित में लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, माता पिता की चिंताओं को देखते हुए समुचित निर्णय लेना जरूरी था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, आप जो निर्णय ले रहे हो वो सही है और एक ग्रीवेंसेस सेल भी बनाया गया है। जिस बच्चे को अपने अंकों से समाधान नहीं होगा वहाँ पर वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और जो काउंसिल है वो ये देखेगी कि इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई है। इसके बाद भी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो परीक्षा का ऑप्शन खुला हुआ है। सीबीएसई ने जो अभी तक घोषणा की है उसके अनुसार अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में इस प्रकार की परीक्षा आयोजित होगी और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बोर्ड भी इसी प्रकार का निर्णय लेगा और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो परीक्षा ही देना है तो उनको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, उस परीक्षा को वो दें और अपने अंक प्राप्त करें। लेकिन एक बार अगर वो ऑप्शन ले लेते हैं और मार्कशीट वैसी बनती है तो फिर वही प्रभावशाली होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार कहें कि हम परीक्षा दे रहे हैं फिर कहें नहीं हमारी जो पहली वाली अंक सूची थी उसी को मान्य कर लिया जाए। तो बच्चों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरी है सेकंड ऑप्शन लेना। अगर उनको लगता है तो उनको जरूर लेना चाहिए, सरकार इसकी सुविधा जरूर उपलब्ध कराएगी। मैं फिर से आऊँगा डॉक्टर साहब आपके पास। मैं डॉक्टर नीलेश पांडे जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अभी डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी की बात सुनी, आपने BS जॉब साहब की बात सुनी और डॉक्टर अरुण पांडे जी की बात सुनी। आपको क्या लगता है कि इस बार आपके, वैसे तो आपके यहाँ स्टूडेंट बहुत हो जाते हैं आपके कॉलेज में, लेकिन इस बार बम्पर उपस्थिति होगी और हर जो विभाग है आपका, हर सब्जेक्ट में आपको पर्याप्त स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे इसको आप? डॉक्टर नीलेश पांडे जी। जी 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 जी। एडमिशन जैसे कि डॉक्टर शिशिर जी हमने पहले भी बताया था, प्रवेश की जो पूरी अनुमति है वो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा रहती है, उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है जी। तो जब सारे बच्चे, जैसे कि मैं माननीय कन्हारे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस साल महाविद्यालयों में भी जो पिछले साल तक प्रॉब्लम रहती थी, कई महाविद्यालय की सीटें खाली रहती थी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या ट्रेडिशनल कोर्स हो, तो इस बार उनको भी एक अच्छा अवसर है कि उनकी भी सीटें भर जाएंगी। कई बच्चों को जैसे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा तो जो उससे नीचे के कॉलेज है और उसके बाद फिर ओपन यूनिवर्सिटी जैसे भोज का ऑप्शन है, भोज यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में भोज का भी स्टडी सेंटर है, उसमें भी छात्रों की संख्या बढ़ी है और भोज का ही मॉडल हायर एजुकेशन ने लिया है, उन्हीं के स्टडी मटेरियल को किया है। माननीय कनारी वाइस चांसलर थे, उन्होंने जो मॉडल दिया था स्टडी का, उसी को हायर एजुकेशन भी अपना रहा है, भोज का एक मॉडल रोल माना गया है। तो लेकिन फिर भी मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि जैसे उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक का एक सिस्टम रखा है, इन्होंने जो 40-30% का पिछले 3 साल की परीक्षाओं का रखा है, 12वीं क्लास के लिए ऑनलाइन एग्जाम कराना या 10वीं क्लास के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बच्चे हैं, लेकिन फिर भी 40,000 50,000 जैसा कि कनारे जी ने बताया कि 40,000 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो उनके लिए अगर हम उन्हीं के स्कूल में संग्रहण केंद्र कर दे ओपन बुक के लिए, बाकी जो शहर के बच्चे हैं वो तो PDF बना के, जब ऑनलाइन उन्होंने क्लास अटेंड किए 1.5 साल से, तो वो ऑनलाइन अपना PDF बना के भेज सकते हैं।
अगर हम ऑनलाइन माध्यम से उनकी कॉपियां बुलवा लें, बाकी का संग्रहण केंद्र में उनकी कॉपी कलेक्ट करा लें, लेकिन जो 30% 12th वाला क्राइटेरिया है, जैसे प्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो कई स्कूलों में तो बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम दिए ही नहीं हुए। अब उनकी फर्जी अटेंडेंस भी कई, बोलना नहीं चाहिए सार्वजनिक रूप से, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल वाले देंगे कि बच्चे का भविष्य खराब ना हो, छात्र इसमें कई बार डिसीजन लेते। कई स्कूलों में डमी एडमिशन भी होते हैं। 12th में बच्चा जयपुर में कोटा में कोचिंग पढ़ रहा है और उसने किसी स्कूल में डमी एडमिशन ले रखा है, उसकी अटेंडेंस स्कूल वाले देते हैं। प्री बोर्ड भी नहीं दिया उसने, अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं दिया, उसका क्या होगा? अभी हमारे जबलपुर में एक केस देखने में आया है, हायर एजुकेशन में एक एमएड को बीएड के स्टूडेंट हैं, 3 छात्र अप्रैल मई जून में कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको 100% अटेंडेंस दे दी गई। तो ऐसे ही कुछ केस आएंगे कि प्री बोर्ड और हाफ ईयरली को हम कैसे आधार मान सकते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है, माननीय गनारी जी कमेटियों में रहते हैं, कि अगर ओपन बुक एग्जाम रख पाए, ओपन बुक में ठीक है बच्चे नकल मार के ही लिखेगा, लेकिन कुछ तो करेगा, आधे घंटे 2 घंटे बैठ के लिखेगा। तो जो 30% का क्राइटेरिया है 12th वाला, उसको हम ओपन बुक का कर लें, बाकी 10वीं 11वीं का जो आधार है वो ठीक है। और जहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात हो रही है, या सीबीएसई ने एग्जाम स्थगित करने की बात की है, तो कोई जरूरी है कि मेडिकल की परीक्षा और इंजीनियरिंग की परीक्षा भी भविष्य में आयोजित होगी, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। जैसी तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर तीसरी लहर आती है तो उस स्थिति में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम आयोजित करना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश की भी यही रणनीति होगी क्या? वहाँ पर कैसे प्रवेश कर मिलेगा बच्चों को? आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में क्या होगा? ये थोड़ा सा प्रश्न है। मैं अभी फिर से प्रोफेसर रविंद्र कानेरे जी के पास आऊंगा इसी विषय पर। आपको एक और डॉक्टर साहब आपसे सवाल, क्या महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो बच्चों की उपस्थिति होती है, बहुत सारे बच्चे वहां से 12th करने के बाद नागपुर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या इस तरीके के जो परिणाम आएंगे इसके बाद आपके यहाँ से बाहर लोगों का जाना ज्यादा होगा क्या? जो बच्चे अभी बाहर जाते हैं, कोविड का ज्यादा असर तो नहीं होगा, क्योंकि वो सावधानी लेकर वो पेरेंट्स को बच्चों को भेजेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत असर होगा, जो बच्चे एक दूसरे की नकल करके जाते थे, लेकिन कोई खास असर नहीं होगा। महाकौशल में अगर हम बात करें तो रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, यहाँ के बच्चे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल की तरफ मूव करते हैं, और जो आईआईटी या मेडिकल के बच्चे हैं वो साउथ तरफ जाते हैं, कुछ मुंबई दिल्ली में भी जाते हैं, उनका परसेंटेज कुछ कम है। लेकिन इधर रीवा के बच्चे का परसेंटेज भोपाल इंदौर में आने का ज्यादा है, तो वो तो अभी भी आएंगे। हमारी ख्याल से इतना असर उनको नहीं पड़ेगा। जो एंट्रेंस निकाल के जा रहे हैं, जैसे आईआईटी या मेडिकल का एंट्रेंस निकाल के जा रहे हैं, तो फॉरेन में जा रहे हैं, तो वो जाएंगे ही। 1-2% असर पड़े तो पड़े, उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, कई बार क्या है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो भोपाल इंदौर बच्चों को भेजते थे, बीसीए या बीकॉम के लिए भी भेजते थे, क्योंकि जैसे हम इंदौर की बात करें तो 8 वाला बच्चा है, वहाँ पीसीएस वगैरह की कोचिंग अच्छी है, जब उनको रीवा पर उसकी उपलब्ध नहीं होती, तो वो वहाँ पर किसी कॉलेज में एडमिशन लेके दोनों काम करते थे। वो पीसीएस की कोचिंग भी कर रहे हैं और हायर एजुकेशन में शिक्षा भी ले रहे थे। तो उन बच्चों को हो सकता है कि वो पेरेंट्स ना भेजें, लेकिन ऐसा भी ज्यादा से ज्यादा 5% हमारी ख्याल से पढ़ना चाहिए, खास असर नहीं होगा। बिल्कुल, मैं फिर से आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास। मैं डॉक्टर अरुण पांडे जी के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसा प्रोफेसर रविंद्र कानेरे जी की बात सुनी, नीलेश पांडे जी की बात सुनी, और इसके पहले जॉब साहब ने जो कहा था, आपको लगता है कि डॉक्टर नीलेश पांडे या डॉक्टर रविंद्र कानेरे जी जो कह रहे हैं, इसके साथ चूंकि आप विश्वविद्यालय चलाते हैं, मानसरोवर निजी विश्वविद्यालय है, आपके यहाँ सारी फैकल्टीज हैं, सारे विषय आप पढ़ा सकते हैं, तो ये जो प्रेशर आएगा 12th के साथ एक साथ जैसा लाखों बच्चे पास होके आएंगे, तो इनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, कैसे एडमिशन देंगे, विश्वविद्यालय की क्या प्रक्रिया होती है? मैं डॉक्टर कानेरे जी और डॉक्टर नीलेश पांडे की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में एक सीट, सभी सीटें निर्धारित होती हैं कि किस विषय में कितनी सीट होंगी, और कई बार जैसा कि अभी डॉक्टर कानेरे जी ने बताया कि यहाँ 40 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं प्राइवेट में, और हमारे परंपरागत विश्वविद्यालय भी हैं,
तो जो भी विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे वो तो लेंगे ही, जो उनका वांछित और जहाँ चाहते हैं एडमिशन लेना। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो विदेशों में जाना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हम मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो 12th क्लास में ही या उससे पहले ही, बल्कि हम तो कहेंगे आजकल 9th क्लास से ही बच्चों के मन में ये भावना हो जाती है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन रहा है या कहाँ जाना है, किस ट्रैक पे जाएंगे। तो मार्क्स का वहाँ पर कोई माने नहीं रखता है जी। कोई भी ये कहता है कि बहुत हाई मार्क्स होने चाहिए, मैं इस बात से थोड़ा सा इसमें विश्वास कम रखता हूँ, क्योंकि बच्चे की प्रतिभा है, वो अगर मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके अगर बहुत कम मार्क्स भी हैं तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर मेधावी है तो वो कंपटीशन निकाल लेगा, अगर वो IIT में जाना चाहता है तो वो कंपटीशन में आ जाएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग पहले से ही इसमें जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक तो ये बात रही कि अगर बच्चों के मन में ये भावना है कि हमारे मार्क्स का क्या होगा, तो निश्चित रूप से एक तरफ उनके मन में ये डर होता है कि कहीं अगर हमारा मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। कई बार एक साल वो ब्रेक देते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं प्रवेश लेते हैं अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल इंजीनियरिंग में। तो एक तरफ तो वो बच्चे हैं, दूसरे उस तरह के विद्यार्थी हैं जो जिनके अंदर और तरह की प्रतिभा है। कोई फिल्म लाइन में जाना चाहता है, कोई टेलीविजन में जाना चाहता है, कोई और कार्य करना चाहता है, तो उनके लिए भी मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो अभी ऑनलाइन क्लासेज हुई उससे सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का हुआ है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के पास तो सभी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के पास जो CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं उन कईयों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है। वो क्लासेज भी किस तरह अटेंड उन्होंने किया है ये भी सोचने की बात है। फिर भी उसमें बहुत से ऐसे मेधावी विद्यार्थी हैं जो आगे चल करके एक ही अटेम्प्ट में मेडिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। तो जहाँ तक आपने शिशिर जी प्रश्न उठाया कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश कैसे होगा, क्या होगा, तो वो भी हम लोग इस बात को देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई न कोई एक एंट्रेंस की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो छात्र अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं उनके अंदर कितनी प्रतिभा है, वो उस मार्क्स के काबिल हैं भी कि नहीं, क्योंकि वो एवरेज के ऊपर हो सकता है। उन्होंने 10th में अच्छा कर लिया हो, 11th में अच्छा कर लिया हो और आगे चल करके उनके मार्क्स बहुत अच्छे तो उनका एक दिशा मार्गदर्शन होना है। हाँ, तो उसमें जो भी विषय वो लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो मार्क्स तो होगा ही, लेकिन कहीं कहीं हमारा ये मानना है कि अगर हम उस प्रवेश को मार्क्स की बेसिस के आधार को बनाए भी, लेकिन एंट्रेंस की भी व्यवस्था करें। बिल्कुल, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। मैं मिस्टर जॉब के पास आ रहा हूँ। जॉब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर जी, आप अक्षत इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन में संचालित करते हैं और इस बार पूरे 12th के पूरे बच्चे एक साथ निकल के आपके यहाँ से पास होके चले जाएंगे। और जो 11th में बच्चे हैं, चूंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, लोग बहुत प्रयास करते हैं वहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो इस बार 12th के बच्चे आपके पूरी तरह से हर फैकल्टी में आपकी सीट्स खाली रहेंगी। तो आप क्या क्राइटेरिया बनाएंगे बच्चों को एडमिशन देने के लिए? सर, इनके क्राइटेरिया हम जो देखेंगे वो क्लास 11th की बेस पर देखेंगे, इन्होंने अपने फैकल्टीज में किस तरह मार्क्स कमाए हैं जी, एंड इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है जी, उस बेस पर ही हम उनको उनकी एडमिशन को फाइनलाइज करेंगे। जी। जैसा 11th का बच्चा या 10th का बच्चा जब एग्जाम देता है, लगभग 2 साल से इस पेंडेमिक में लगभग ऐसी स्थिति रही कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन परीक्षाएं ज़्यादातर हुई और वो पास हो गए हैं। तो आपकी सीटें बहुत सारी खाली रह जाएंगी। 12th में आपके पास जो जो विषय होते हैं, आप अगर उसमें बच्चों को 500 बच्चों को आप एडमिशन देते हैं और इस बार पूरे के पूरे निकल के चले जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उसको अपन किस तरीके से कर पाएंगे? क्या आसपास के, चूंकि आपका उज्जैन में पूरे मालवा क्षेत्र में स्कूल बड़ा प्रतिष्ठित है, तो आसपास के जिलों से लोग अप्रोच करते हैं कि हम वहाँ एडमिशन ले लें, तो उसमें आपके एडमिशन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखते हैं या परसेंटेज बेस पे रखते हैं? हम परसेंटेज देखते हैं, इसके अलावा हम कुछ एंट्रेंस टेस्ट भी रखते हैं कि बच्चे का कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी कितनी है। एक सिंपल बेसिक एंट्रेंस एग्जाम है, वो बच्चा क्लियर करता है, उसका काउंसलिंग होता है एंड उसको सिलेक्शन किया जाता है। जी,
जी। उसमें हमारे पास स्पेशल काउंसलर है जो काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग होता है और उन बच्चों का जो विषय वो लेना चाहते हैं उन्हें वो सब्जेक्ट दिया जाता है। जी, जो सब्जेक्ट वो चाहते हैं वो उनको मिलता है, अगर लेकिन काउंसलिंग के बाद और परसेंटेज काउंसलिंग के बाद उस बच्चे का लेवल कितना है वो पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं, पेरेंट्स को भी हम काउंसिल करते हैं कि उस बच्चे का कैपेसिटी में है या नहीं है, या वो लोग कौन सा विषय ले सके जो वो बच्चा आराम से कर पाए, उस बेस का उसको काउंसलिंग करते हैं। ओके, चलिए जाप साहब, समय की कमी है, चूंकि हम आखिरी सवाल प्रोफेसर रविंद्र कान्हेरे जी के पास आना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप इग्नू में रहे, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संस्थान हैं, आप पीएससी में भी रहे, आपने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए, बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वहां से निकलते हैं, सारे राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग निकलते हैं, आप यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारा जो 12th से जो निकल के बच्चा जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में पास हो गया है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज है हमारे उन पालकों को, हमारे दर्शकों को और उन बच्चों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी एक इस तरह की धारणा बना ली है कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करना है। मुझे हमेशा ये लगता है कि हमें सब्जेक्ट के ऊपर कमांड प्राप्त करना और जो ज्ञान अर्जित किया है उसका उपयोग कैसे करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि 100 अंक आने के। बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता दबाव डालते हैं, वे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि 100 में से 100 नंबर आ जाएं। और यदि हमें भविष्य में ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करे, तो ये ज़रूरी है कि रट के परीक्षा दे, इस तरह के प्रावधान की उपयोगिता नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जब अध्ययन करते हैं तो मूल्यांकन की विधि को पूरी तरह बदल दिया गया है, और जब ये नीति लागू होगी तो इसमें कई चरणों में मूल्यांकन है, जिसमें छात्र के द्वारा, स्वयं के द्वारा है पहले, फिर अन्य छात्र के द्वारा है और फिर शिक्षक के द्वारा है। केवल वार्षिक परीक्षा के अंक देखकर और उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। वर्ष भर उसने क्या गतिविधि की है, दूसरे खेलकूद में कैसा रहा है, अन्य गतिविधियों में उसने कितना सहभागिता की है, सामाजिक दायित्व कितना निभाया है, आर्ट्स के प्रति उसका कितना लगाव है, उन सब का समग्र मूल्यांकन करके उसका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाने वाला है। इसलिए ये सोचना कि 12वीं की अंक सूची से ही भविष्य बिगड़ता है या बन जाता है, ये गलत धारणा है। लोगों को ये धारणा निकालनी चाहिए। बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनको ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो रुचि लेके पढ़ सकें, न कि दबाव डाल के अंकों के प्रति उनका रुझान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। प्रतिशत के पीछे मत भागिए, और जो प्रेशर होता है बच्चे पर, गार्जियंस भी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जो प्रेशर डालते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञान की तरफ बच्चा अगर ज्ञानवान बनेगा तो हर जगह सफल होगा। प्रतिशत कितना, बहुत कम प्रतिशत होता है, लेकिन वो IAS होते हैं, IPS होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और देश में बहुत सफल होते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए प्रतिशत की तरफ मत भागिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर आज जो हमारी कोशिश थी कि हम अपने दर्शकों को कम से कम उनके मन में जो संशय चल रहा है उसको दूर कर सके कि कैसे होगा, ये रिजल्ट कैसे आएगा, किस तरीके से भविष्य में जो नई पीढ़ी आएगी उसका क्या मार्गदर्शन होगा, हमने इस मुद्दे पर जो चर्चा रखी उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी जो फीस आयोग के चेयरमैन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मानसरोवर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण पांडे जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हितकारिणी महिला महाविद्यालय के डॉक्टर नीलेश पांडे जी प्रिंसिपल हैं, जबलपुर से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षत इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल BS जॉय जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अपील करना चाहते हैं, वैक्सीनेशन महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, जरूर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोविड से सुरक्षित रहें, और उसके साथ सुरक्षित रहने के साथ मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है। साधना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।